नमस्कार, मुंबई का मरीन ड्राइव से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे श्रीनगर की खबर के साथ, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही श्रीनगर में पुलिस की बस पर आतंकवादी हमला हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 आतंकवादियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की है, जिसमें 12 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 लोगों की मौत होने की खबर है और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। हम वहीं पे खड़े हैं जहां ये हमला हुआ। अंधाधुंध फायरिंग हो गई पुलिस की बस पे, जिसमें 2 पुलिस के लोग मारे गए हैं, 12 और घायल हो गए हैं। कुछ घायलों की जो हालत है तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यहाँ ये बस चल रही थी, उस पे फायरिंग हुई। पहले टायर्स पे फायरिंग हुई। कहा जाता है कि जो हमलावर थे उन्होंने बस में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिस के लोग जो हैं, जिनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है। पुलिस के मुताबिक वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। 12 का इलाज अस्पताल में हो रहा है। आप शुरू करें जम्मू कश्मीर पुलिस से, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो, हर एक का इस इलाके में कैंप है। उसके बावजूद मिलिटेंट यहाँ दाखिल होते हैं, फायरिंग करते हैं, एक बड़ा हमला कर रहे हैं और उसके बाद वो भाग निकलने में भी कामयाब हो गए हैं। यहाँ तलाशी का अभियान किया गया, लेकिन अब यहाँ से सुरक्षा फोर्सेस चले गए हैं और लग रहा है जो मिलिटेंट थे वो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुई है। यह दूसरा हमला है पुलिस पे पिछले 3 दिनों में। इससे पहले बांडीपोरा में एक हमला हुआ था, जिसमें 2 पुलिस के लोग मारे गए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कल बताया कि शायद हाल ही दिनों में इन्फिल्ट्रेशन हुई है। क्या ये वो मिलिटेंट थे जिन्होंने हाल ही में इन्फिल्ट्रेशन की, और क्या वो श्रीनगर तक यहाँ तक भी पहुंचे, या यहाँ के ही लोकल मिलिटेंट जो यहाँ सक्रिय है वो इसमें इन्वॉल्व है, शायद तफ्तीश बताएगी। लेकिन इस हमला से जो पहले हमने देखा कि 2 महीने पहले यहाँ टारगेट अटैक हुए माइग्रेंट वर्कर्स पे और दूसरे लोगों पे, उसके साथ फिर पुलिस पे भी हमले हो, और आज ये बहुत बड़ा हमला यहाँ ज़बन इलाके में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से 3 संकल्प लेने की बात कही। वो है स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत की। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत व्यस्त था। आज वो सबसे पहले काशी के कोतवाल कहलाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर पहुंचे, वहां पे पूजा अर्चना की। उसके बाद वो क्रूज से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए चले। सबसे पहले वो गंगा जी में पहुंचे, वहां पे उन्होंने डुबकी लगाई, पुष्प अर्पित किए, सूर्य को जल चढ़ाए। उसके बाद वो वहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन कारीगरों ने अपनी कलाकारी से ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर बनाया है, उनका अभिनंदन किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके साथ फोटो खिंचवाए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उन्होंने करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया और लोगों को संबोधित किया। बाद में वो इसी गंगा के घाटों के किनारे किनारे क्रूज से वो वापस लौटे और दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती में शामिल हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर पतली पतली गलियों के बीच में बसा हुआ था। इन गलियों में जो सदियों से रह रहे थे, उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ से वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन गलियों से उनकी रोजी रोटी चलती थी। छोटे छोटे मंदिर थे, जिनके साथ दुकानें थी, जिनके साथ घर थे, वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। दूसरे वो लोग थे बनारस के पुराने, जिनका ये कहना था कि सदियों से जो मंदिर वहाँ बने हैं, जो मूर्तियाँ वहाँ रखी हैं, इस तोड़ फोड़ में वो खंडित हो रही हैं, इनकी ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, ये टूटना नहीं चाहिए। तीसरे कॉन्जर्वेशन करने वाले लोग थे, जिनका ये कहना था
कि बनारस की गलियां सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी सभ्यता का प्रतीक हैं। उनके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो अपने साथ एक लंबी सभ्यता का हिस्सा रही हैं। उनका जो स्थापत्य है, उनका जो आर्किटेक्चर है वो बेमिसाल है, पुराना है। इसका संरक्षण होना चाहिए, इसे टूटना नहीं चाहिए। और वो लोग भी थे जो सरकार ये कर रही थी, उसका ये कहना था, जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी गलियां बहुत संकरी थी, पहुंचने का रास्ता वहां बहुत छोटा था, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती थी, बुजुर्गों को दिक्कतें होती थी, दिव्यांग लोगों को दिक्कतें होती थी। अब एक इतना बड़ा परिसर बन गया है जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने आज भगवा वस्त्र पहन करके गंगा जी में डुबकी लगाई, वहां पे पुष्प अर्पित किए, सूर्य को अर्घ दिया, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ की और फिर इसका लोकार्पण किया। सिंघू बॉर्डर से किसान तो पूरी तरह से हट गए हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स, कटीले तार, मोटी दीवार अब तक नहीं हट पाई है, जिसकी वजह से यह रास्ता अब तक नहीं खुल पाया है। ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में यह रास्ता खुल जाएगा। सीमेंट की 2 फुट मोटी दीवार 2-3 दिनों से तोड़ी जा रही है, लेकिन अब तक टूट नहीं सकी है। ये बड़े बड़े कंटेनर और बैरिकेड भी हटाए जाएंगे। कटीले तार और कीले काफी हद तक हटा ली गई हैं। पुलिस ने ये सब इंतजाम किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किया था। अब किसान तो लगभग चले गए हैं, लेकिन इन रुकावटों के चलते हाईवे अभी तक बंद है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, वहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग होती है, इस तरह के कटीले तार होते हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा यहाँ का था। लेकिन अब इसको पूरा जो बैरिकेडिंग है और जो दीवार है, इसको हटाया जा रहा है और फिलहाल इसको हटाने में अभी 1-2 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही ये रास्ता खुल पाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के जाने के बाद अब सड़क पर उड़ती धूल और सन्नाटा है। जैसे कि वादा किया था, किसान जाते जाते सड़क की गंदगी साफ करके गए हैं। दिल्ली की तरफ कुछ किसान मिले जो अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाकर घर जाते दिखे। चेहरों पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। जंग में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, अगर गंवाएंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। जी जी। इसलिए ये गंवाया तो हमने जंग जीत भी लिया, पूरे भारत को गुलाम होने से बचा लिया। हम तो ये सोचते हैं कि जितना कारपोरेट कराना पूरा ऐसे दैत रूपी मुंह खोले खड़ा था भारत को हड़पने के लिए, वो किसानों ने उसको बचा लिया। आगे भी जो भी सरकार आएगी सेंटर में, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, चाहे और भी कोई आए, वो पहले सोचेगी किसानों और मजदूरों को बुलाएगी, फिर ये कानून पास करना, करें या ना करें उनकी राय और सलाह जरूर लेंगे। ऐसा मोदी वाला काम नहीं करेंगी। पिछले 1 साल से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे सिंघू बॉर्डर के पास बंद था। कहा जाता है कि इससे यहां आसपास व्यवसाय चला रहे लोगों को नुकसान हुआ और आम लोगों को परेशानी भी हुई। दिल्ली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर फिलहाल खुलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी यहाँ पर वीरानी और सन्नाटा है, क्योंकि जो किसान हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे थे वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन किसानों को रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए थे उनको हटाने में अभी वक्त लगेगा। अगले 1 या 2 दिन में सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से खुल जाएगा। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन जीवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में ओमिक्रॉन के 38 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दुनिया में 8000 मामले। और इस सब चीज़ को देखते हुए भारत के साइंटिस्ट ने एक ऐसा किट तैयार किया है जिससे महज 2 घंटे में ये पता लग सकता है कि मरीज में ओमिक्रॉन का वेरिएंट है या नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जानकारी अब 2 घंटे में मिल जाएगी। नए किट को लेकर यह सफलता आईसीएमआर डिब्रूगढ़ के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को मिली है। अब तक पहले कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग ही वो जरिया है जिससे ओमिक्रॉन की मौजूदगी का पता चलता है। इसमें वक्त लंबा लगता है। The kit is very specific as ये किट ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बहुत स्पेसिफिक है। साथ ही इस किट के जरिए ये जानकारी भी मिल जाती है कि ये ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट। ये सब जानकारी 2 घंटे के भीतर मिल जाएगी। and it can do it within 2 hours.
करीब हफ्ते भर तक इस किट की प्रामाणिकता परखने को लेकर पॉजिटिव आए सैंपल के जरिए प्रक्रिया चलती रही और अब उम्मीद है कि हफ्ते भर के भीतर ये नया किट टेस्टिंग का हिस्सा होगा। At present, we are in tie-up. हम लोग कोलकाता की एक कंपनी से इसके उत्पादन को लेकर टाई अप कर रहे हैं। किट का पूरा कंपोनेंट मेक इन इंडिया होगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि पहले से किट मौजूद हो और उसकी कीमत कम हो। The kit component, actually the price will be most probably lower than what we are having because of the imported kits that we are having right now. देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और केरल से रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर हर स्तर पर कोशिश जारी है, वो चाहे सख्ती हो या फिर शोध, हालात बिगड़ने से पहले हल निकालने की कोशिश। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के मशहूर पर्यटन स्थल माथेरान से रविवार के दिन एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। माथेरान के कॉटेज में एक महिला का शव मिला जिसका सिर गायब था। उसके शव पर कोई कपड़ा नहीं था। इतना ही नहीं, वहाँ पर कोई वस्तु भी मौजूद नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सके। लेकिन इसके बावजूद माथेरान पुलिस ने 24 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। 27 साल की पूनम को पता नहीं था कि उसका पति रामपाल घुमाने के बहाने उसकी हत्या करने उसे माथेरान लाया है। रविवार सुबह उसका शव माथेरान के एक कॉटेज में मिला। पुलिस के लिए उसकी पहचान मुश्किल थी क्योंकि आरोपी उसका सिर धड़ से अलग कर साथ ले गया था और साथ में उसके कपड़े और बाकी सामान भी। धड़ उसने जो बेड था उसके नीचे छुपाया था और सर जो है सुबह वहाँ प्लास्टिक में उसको रैप करके सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गया और एक खाई में वो सर फेंक दिया था। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पे, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पे आरोपी निष्पन्न हुआ है। ये जो आरोपी है उसको हमने अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी मई महीने में हुई थी, लेकिन पत्नी अभी मायके ही रह रही थी। घूमने के इरादे से दोनों अक्सर मिला करते थे। ये पति जो है अपने पत्नी के ऊपर संशय ले रहा था, उसके ऊपर गुस्सा था। उस गुस्से के चलते उसने गला काट के अपनी पत्नी की हत्या की है। ये जो आरोपी है ये उसकी उम्र 25 साल है। ये BIT एजुकेशन उसका हुआ है और एक प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी में था। और ये जो महिला थी 27 साल की, वो नर्सिंग का कोर्स किया था, एक हॉस्पिटल में नर्स करके काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसे क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने से ये पता चला था कि शव की शिनाख्त नहीं होने पर आरोपी पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या कर सिर धड़ से अलग कर खाई में फेंक दिया था। इतना ही नहीं तो उसके शरीर पर बने टैटू के निशान को भी चाकुओं से जख्म कर मिटा दिया था। लेकिन कॉटेज के आसपास मिली CCTV तस्वीरों के जरिए माथेरान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्या की गुत्थी को सुलझाकर आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। NDTV पर पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने बयान की वजह से घिर गए हैं। उनके बयान को संसद का अपमान माना जा रहा है। इतना ही नहीं, TMC और कांग्रेस उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। I was just looking at the data of your record of attendance in the Rajya Sabha. Wow. Of a total of about 68 sittings. Yeah. Since you joined, you've only signed the register on 6 days. Yeah, correct. Correct. I go to the Rajya Sabha when I feel like, when I think there are matters of importance on which I should speak. Okay. Right. Have you been able to ask any questions? And I am a nominated member. Right. I am not governed by any party whip. Sure. So, right. And therefore, whenever the bell rings for party members to come, that doesn't bind me. Okay. I go there at my choice, All and right. I come out at my choice. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के इस बयान को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस सांसद डॉक्टर एमी याज्ञनिक ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। रंजन गोगोई के खिलाफ आपने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है? हाँ, दिया है। या किस ग्राउंड पे दिया है मैम? उन्होंने अभी रिसेंटली पब्लिक डोमेन में बताया है कि मैं इच्छा है तो मैं जाता हूँ पार्लियामेंट, वरना नहीं जाता हूँ।
और काफ़ी और भी कुछ कहा है, तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही शुड नॉट स्पीक लाइक दिस. इट इज़ प्रैक्टिकली अमाउंटिंग टू कॉजिंग सम काइंड ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट. तो इसमें आपने किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? नहीं, वो प्रिविलेज मोशन है तो वो कमेटी के पास जाना चाहिए और इनके सामने एक्शन लेना चाहिए. टीएमसी भी जस्टिस गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है. वैसे इस बयान के फौरन बाद ही कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था, ये असाधारण है और दरअसल संसद का अपमान है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कहते हैं कि वो राज्यसभा तब आएंगे जब चाहेंगे, जिसके लिए वो नामांकित हुए हैं. संसद बस बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी है. तो ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जस्टिस गोगोई की मुसीबत बन सकते हैं. बेशक इसको लेकर फैसला राज्यसभा के सभापति ही करेंगे. रंजन गोगोई के बयान को लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसद बेहद नाराज हैं. उनकी मांग है कि इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए. अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू उनके इस विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं. संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया.